Everyone, welcome to Study Journey with you. Friends, today we will discuss about soil pollution. आज हम पढ़ने वाले हैं सोइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण क्या होता है क्या नहीं होता है। ये आप लोग अगर मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको पता होगा कि जो वाटर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन जो हमारी यूनिट 3 है उसका ये सेकंड पार्ट चल रहा है। तो इसके अंदर हम सोइल पोल्यूशन को कंप्लीट कर लेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ सोइल पोल्यूशन, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑफ सोइल पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, हाउसहोल्ड, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, बायोमेडिकल, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट और ई वेस्ट मैनेजमेंट। ये सभी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में गिवन है, जिनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। और इसी के साथ हमारे 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो यूनिट 4 है उसको भी हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट तो मैंने आप लोगों को पहले ही करवा रखा है, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर लिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोइल पोल्यूशन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मृदा प्रदूषण होता क्या है। इट इज़ ए टाइप ऑफ पोल्यूशन विच रिड्यूस द क्वालिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ सोइल। तो ये तो फ्रेंड्स हो गई एक डेफिनेशन, ठीक है, इसको समझते हैं। सोइल पोल्यूशन, मिट्टी प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी मृदा है, उसके अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स मिल जाते हैं, और वो अनवांटेड पार्टिकल्स उस मिट्टी की उर्वरता शक्ति को और उसकी गुणवत्ता को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, सोइल पोल्यूशन बोलते हैं। सोइल पोल्यूशन के जो कारण होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। मृदा प्रदूषण के मुख्य कारण औद्योगिक गतिविधियाँ, जो भी औद्योगिक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि खनन हो गया, तो वो सब क्या करता है, मिट्टी को प्रदूषित करता है। कृषि गतिविधियाँ हो गई, जैसे कि कीटनाशक हो गई, खरपतवारनाशी हो गई, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स जो हम खेतों में यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, खेतों में जब हम उसको फसल पे डालते हैं तो वो फसल के अंदर डालते हैं, यानी वो कहाँ पर जाते हैं, मिट्टी के अंदर ही जाते हैं, और उस मिट्टी को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, और धीरे धीरे उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की बजाय वो क्या कर देते हैं, उसको कम करने लगते हैं। अपशिष्ट निपटान, जो अपशिष्ट निपटान है, जो भी कूड़ा कचरा है, मल मूत्र है, वो सब कुछ हम मिट्टी के ऊपर डाल रहे हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट है, तो वो सब क्या कर रही है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं। आकस्मिक तेल रिसाव, कहीं पर क्या हो गया, तेल रिसाव हो गया, जो ऑयल है वो लीकेज हो गया, तो उससे भी मिट्टी क्या होती है, प्रदूषित होती है। अम्लीय वर्षा, अब क्या आ गया, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने अम्लीय वर्षा बताया है पहले भी, प्रीवियस वीडियोज़ में भी। जो हमारे एनवायरनमेंट का जो सिलेबस चल रहा है, अम्ल वर्षा का हर कहीं पर जिक्र हो जाता है, एसिड रेन का। तो एसिड रेन क्या होती है कि यहाँ पर धरती के ऊपर क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। जो प्रदूषित, जो जहरीली जो गैसें हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर जा रही हैं, और गैसों के साथ क्या हो रही हैं, मिक्स हो जाती हैं। जब बरसात होती है तो वो बरसात के जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ इकट्ठा होकर कहाँ जाती हैं, ज़मीन पे आ जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा बोलते हैं। तो जो अम्ल वर्षा है वो मिट्टी के लिए भी हानिकारक है, मिट्टी को भी प्रदूषित करती है। तो ये सब कुछ कारण थे जिससे कि मृदा प्रदूषण होता है। तो आगे देखिए मृदा प्रदूषण के प्रभाव। मृदा प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब हमने देख लिया कि मृदा प्रदूषण तो होता है, लेकिन उसके प्रभाव क्या क्या हैं, उसके दुष्परिणाम क्या क्या हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव। दूषित भूमि में उगी फसल, जैसे कि क्या बता रहा है कि जो मनुष्य का जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर सीधा प्रभाव डालेगा। कैसे डालेगा, क्योंकि फ्रेंड जो हमारे पास जो मिट्टी है वो क्या हो चुकी है, दूषित हो चुकी है, उसी के अंदर हम फसल उगा रहे हैं, तो जो उस फसल को जो पोषण मिलेगा वो भी कैसा मिल रहा है, दूषित ही मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि मनुष्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, मनुष्य में रोगों की मात्रा बढ़ती जा रही है। पौधों की वृद्धि पर प्रभाव। अब पौधों को सब कुछ अच्छा मिले, पोषक तत्व अच्छे मिले, तो उनकी ग्रोथ ऑब्वियसली अच्छी होगी, लेकिन जब उनको दूषित चीज़ें मिलेगी, दूषित जल, दूषित मिट्टी, सब कुछ दूषित मिलेगा, तो उनकी ग्रोथ पर भी उल्टा असर पड़ेगा। मिट्टी की उर्वरता में कमी, जो मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कम हो जाएगा। जहरीली धूल, और क्या उठेंगी इससे, जहरीली धूल भरी आंधियाँ चलेंगी। मृदा संरचना में परिवर्तन। मृदा संरचना, जो मृदा की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसके अंदर परिवर्तन आएगा। जैसे कि मिट्टी के अंदर क्या रहते हैं, केंचुए वगैरह रहते हैं। केंचुआ क्या होता है, किसान का मित्र होता है। तो जब उस मिट्टी के अंदर प्रदूषित मात्रा बढ़ती जा रही है तो केंचुए मर जाएंगे। तो मृदा संरचना में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। भूमिगत जल प्रदूषित। और फ्रेंड्स, जो मृदा प्रदूषण है वो सिर्फ मृदा प्रदूषण तक ही सीमित ना होकर के जो भूमिगत जल है, जो अंडरग्राउंड जो वाटर है, उसको भी क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो ये हमने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखे
मृदा प्रदूषण के। आगे देखिए फ्रेंड्स, कंट्रोल ऑफ सोल पोल्यूशन। जो सोल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। जो मृदा प्रदूषण है उसको कंट्रोल करने के कुछ तरीके मैं आप लोगों को सुझा रही हूँ। रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग। जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका क्या करें, कम से कम उपयोग करें। उनकी जगह पर जो जैविक खाद होते हैं उनका उपयोग करें। तो इससे जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो वैसे का वैसा बना रहेगा, मिट्टी प्रदूषित नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाए जाए, वन लगाए जाएँ। क्योंकि फ्रेंड जहाँ पर वन लगाने का सवाल है, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएंगे तो जो मृदा अपरदन होता है, जो भूमि का जो कटाव होता है, वो भी क्या होगा, कम से कम होगा। रिसाइकिल उत्पादों का प्रयोग करें। रिसाइकिल उत्पादों का प्रयोग करें। जो जिनको ऐसे जो प्रोडक्ट हैं उनका यूज करें जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो अपशिष्ट हैं उनका ढेर नहीं लगेगा, क्योंकि वो रिसाइकलिंग के लिए भेज दिए जाएंगे, तो मृदा को प्रदूषित नहीं करेंगे। प्राकृतिक खाद के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। लोगों को जागरूक किया जाए। लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि जो कीटनाशी और जो खरपतवारनाशी हम सिर्फ प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए डाल रहे हैं, वो किस तरह से हमारी मिट्टी के लिए हानिकारक है, हमारे लिए भी हानिकारक है, जल के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जब जागरूक करेंगे तो अपने आप मृदा प्रदूषण क्या होने लगेगा, कंट्रोल होने लगेगा। तो मृदा प्रदूषण के तो सिर्फ हमारे पास यही टॉपिक्स सिलेबस के अंदर गिवन थे। अब आ जाता है हमारा सॉलिड वेस्ट। तो अब सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस किस तरह का होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, ई वेस्ट क्या होती है, ये सभी टॉपिक्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। साथ में आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट है, जो कचरा है, ठीक है, जो ठोस जो कचरा है वो क्या होता है, किस किस तरह का होता है, ये देखेंगे। अपशिष्ट और अवांछित और अनुपयोगी सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है। सॉलिड वेस्ट को अवांछित, अनुपयोगी जो सामग्री है जो यूज में नहीं आ रही है, हमारे उपयोग की नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, अपशिष्ट बोलते हैं। मेनली तीन तरह की होती है। देखिए, हाउस होल्ड वेस्ट। जो हाउस होल्ड वेस्ट है यानी जिसको क्या कहा जाता है, घरेलू अपशिष्ट कहा जाता है। हमारे सिलेबस के अंदर जो जो टाइप्स गिवन है हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। घरेलू गतिविधियाँ जैसे खाना पकाना, सफाई आदि करना, उसके दौरान जो भी घरेलू कचरा निकलता है उसको क्या कहा जाता है, हाउस होल्ड वेस्ट कहा जाता है, घरेलू अपशिष्ट कहा जाता है। जैसे कि पत्तियां हैं, सब्जी के छिलके हैं, मलमूत्र है, तो ये सब क्या आता है, हाउस होल्ड वेस्ट के अंतर्गत आता है, जो घरों से निकल रहा है, चाहे वो खाना पकाने से निकल रहा हो, चाहे वो सफाई के दौरान निकल रहा हो। ठीक है, जो भी हम घर में जो काम कर रहे हैं उनसे जो निकलने वाला अपशिष्ट है उसको घरेलू अपशिष्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, नाम से ही क्लियर है। नेक्स्ट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी जो उद्योगों से निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं, जो कारखानों और उद्योगों में निर्मित अपशिष्ट है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कांच हो गई, पॉलीथीन हो गई, सब किस में आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो कि कृषि जो उत्पादों से निकल रहे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में उत्पन्न अपशिष्ट को क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट कहा जाता है। जैसे मवेशियों का कचरा हो गया, खरपतवार आदि हो गई। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट के अंदर आते हैं। अब आ जाता है बायोमेडिकल वेस्ट। जो बायोमेडिकल वेस्ट है फ्रेंड्स, ये अपशिष्ट मनुष्यों और जानवरों के निदान, उपचार एंड टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं। यानी जो मनुष्य है उसका जब ट्रीटमेंट किया जाता है, डायलिसिस किए जाते हैं, जानवर हैं उनका टीकाकरण किया जाता है, उस टाइम पे जो बेकार पदार्थ जो होते हैं, वो जो जनरेट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पट्टियाँ हो गई, दस्ताने हो गई, प्रयोगशाला अपशिष्ट हो गई, टूटी हुई सुइयाँ हो गई, यूज की हुई सुइयाँ हो गई, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट हमने अब तक पढ़ी है उनका डिस्पोजल है वो किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स दी हुई हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट दिया हुआ है लैंडफिल। हम 1 बाय 1 करके एक एक को देखते हुए चलेंगे। लैंडफिल क्या होता है फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया में जिस कचरे का पुनः उपयोग या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता उसे अलग कर दिया जाता है और एक पतली परत के रूप में पूरे शहर के निचले इलाकों में फैला दिया जाता है। कचरे की प्रत्येक परत के बाद मिट्टी की एक परत डाली जाती है।
ठीक है। लैंडफिल क्या होता है फ्रेंड्स, कि हमारे पास ऐसा कचरा है जिसको दोबारा से, जिसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता और जिसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, तो उस कचरे को जो शहर है उसके निचले इलाके में उसको फैला देंगे और उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, रेत डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, ताकि वो ज़मीन के अंदर दबा रहे और दब करके वो उसी के अंदर अपघटित हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, लैंडफिल बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैंडफिल बोलते हैं। जिस इलाके में लैंडफिल की जाती है वहाँ पर 20 वर्षों के लिए भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती है। उसके ऊपर क्या बना सकते हैं, सिर्फ खेल के मैदान या पार्क बनाए जा सकते हैं। 20 सालों तक वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी। ओके, ये होती है हमारी लैंडफिल प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए, इंसिनरेशन। क्या है, इंसिनरेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भस्मीकरण। यह नियंत्रित दहन की प्रक्रिया है। निकलने वाली गैसों को पर्यावरण में छोड़ने से पहले उपचारित किया जाना चाहिए। कई क्षेत्रों में इस प्रकार उत्पन्न हीट का प्रयोग करके बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इसके अंदर क्या करते हैं फ्रेंड्स, इंसिनरेशन जो प्रोसेस है, भस्मीकरण जो प्रोसेस है, उसके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको एक नियंत्रित दहन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। यानी उनको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। और जो जलने से जो हानिकारक गैसें प्रोड्यूस होंगी, हम पढ़ चुके हैं भाई, किसी सब्सटेंस को जलाएंगे तो क्या निकलेगी, हानिकारक गैसें निकलेंगी। तो उन हानिकारक गैसों को अगर पर्यावरण में छोड़ना है तो पहले उनको क्या करना है, उपचारित करना है, उसके बाद उनको पर्यावरण में छोड़ना है। साथ ही उसको जलाने से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट का क्या कर सकते हैं, उस हीट से बिजली जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है। तो ये होता है हमारा इंसिनरेशन प्रोसेस, जिसके अंदर एक कंट्रोल्ड दहन की प्रक्रिया को गुजारा जाता है। जो गैसें प्रोड्यूस होती हैं उसको उपचारित किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन गैसों को हम उपचारित नहीं करते हैं तो वो क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि जो एनवायरनमेंट है, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएंगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभावित होगा, एसिड रेन ज़्यादा होगी, तो वो सारे फिर नुकसान ही नुकसान करेगी। ठीक है। अब आ जाता है वेस्ट कॉम्पैक्शन। वेस्ट कॉम्पैक्शन के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, डिब्बे एंड प्लास्टिक बोतलों जैसी अपशिष्ट सामग्री को ब्लॉकों में संकुचित करके रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। जो डिब्बे हो गए, प्लास्टिक की बोतलें हो गई, उस सामग्री को ब्लॉक में क्या कर दिया, संकुचित कर दिया, उनको इकट्ठा कर दिया, उनको भर दिया। उसके बाद कहाँ भेज रहे हैं, उनको रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बायोगैस जनरेशन। ये सब जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, जो वेस्ट जो मटेरियल है उसका डिस्पोजल किस तरह से करेंगे, वो टाइप्स पढ़ रहे हैं। बायोगैस जनरेशन। बायोगैस जनरेशन फ्रेंड्स क्या होता है, दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, दो तरह की वेस्ट हो सकती है, एक तो बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होती है, जो जल्दी से क्या हो जाए, अपघटित हो जाए, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ना हो, जैसे कि सब्जी के छिलके हैं और एक प्लास्टिक की पॉलीथीन है। तो कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, जो सब्जी के छिलके हैं उनको हम बायोडिग्रेडेबल बोल सकते हैं, और जो पॉलीथीन है उसको क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो अपने आप एनवायरनमेंट के प्रोसेस से अपघटित नहीं हो सकती। ठीक है। तो जो बायोगैस जनरेशन है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो जैविक अपशिष्ट है हमारे पास, उनका क्या किया जाता है, जैसे कि खाद्य पदार्थ हो गए, पशु अपशिष्ट हो गए, उनको जैव निम्नीकरण संयंत्रों में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, जैव निम्नीकरण संयंत्रों में। वहाँ पर जो ये संयंत्र होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो अपशिष्ट इनको दिया गया उसको तो ये खाद में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन साथ में ही ये क्या जनरेट करते हैं, बायोगैस जनरेट करते हैं, जो कि हमारे लिए ईंधन का एक अच्छा स्रोत होती है। तो जो अपशिष्ट है उसको किस लिए यूज किया जा सकता है, बायोगैस जनरेशन के लिए उसको यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आ जाता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग यानी खाद, जो जैविक कचरा है, ठीक है, उसको मिट्टी की परतों के नीचे दबाया जाता है। बैक्टीरिया एंड कवक जैसे सूक्ष्म जीवों की सहायता से भरपूर खाद का निर्माण होता है। फ्रेंड्स क्या किया, हमारे पास जो जैविक कचरा था, जो बायोडिग्रेडेबल जो कचरा था, जो हमारे घरेलू अपशिष्ट थे, उनको हमने मिट्टी के नीचे दबा दिया, तो बैक्टीरिया और कवक की सहायता से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, खाद के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं अपने आप। ठीक है। लेकिन जब हमारे पास वो अपशिष्ट है, उस अपशिष्ट में हम क्या डाल दें, कुछ कृमि डाल दें, जैसे कि केंचुए डाल दें, तो वो उन अपशिष्ट को जिस खाद में परिवर्तित करते हैं उसको जैविक खाद बोलते हैं, और इस प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं।
जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस थे उनके अंदर अगर हम उनको जैव निम्नीकरण संयंत्रों के थ्रू भेजते हैं तो बायोगैस जनरेशन के लिए यूज किया जा सकता है, वहाँ से बायोगैस जनरेट होती है। या फिर उनको मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, अपने आप ही वो गल सड़ जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को कंपोस्टिंग बोलते हैं। लेकिन अगर हम उनको अपघटित करने के लिए कृमियों का यूज करते हैं उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस थे। आगे देखिए दो प्रोसेस और बच जाते हैं। ओपन डंपिंग, देखिए ओपन डंपिंग क्या होता है। ओपन डंप्स आर अनकवर्ड एरियाज दैट आर यूज्ड टू डंप सॉलिड वेस्ट ऑफ ऑल काइंड्स। इट्स एक्ट्स एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज, रैट्स एंड अदर इंसेक्ट दैट स्प्रेड डिजीज। जो ओपन डंपिंग होती है फ्रेंड्स वो खतरनाक होती है। उसके अंदर हमने उस एरिया को क्या नहीं किया है, कवर नहीं किया है, ढका नहीं है, सीधे खुले में क्या कर दिया, अपशिष्ट को छोड़ दिया। उस अपशिष्ट को छोड़ने से उसके अंदर क्या होगी, मक्खी, मच्छर, चूहे, इंसेक्ट्स, बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो पलने बढ़ने लगेंगे, जिससे कि क्या फैलेगा, प्रदूषण फैलेगा। तो जो ओपन डंपिंग है वो क्या होती है, हानिकारक होती है। ओपन डंपिंग के अंदर अनकवर्ड एरियाज आते हैं, ठीक है, जहाँ पर ओपनली कूड़े कचरे को डंप कर दिया जाता है। ना गीला कचरा ना सूखा कचरा छाटा जाता है, ऐसे ही सारे कचरे को मिक्स करके खुली जगह पर डाल दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पायरोलिसिस। नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके अंदर हम देखते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या होता है, थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट इन एनारोबिक कंडीशन टू प्रोड्यूस चार, पायरोलिसिस ऑयल एंड फ्यूल गैस, कन्वर्जन ऑफ वुड टू चारकोल, टेम्परेचर 430 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो पायरोलिसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो भी वेस्ट मटेरियल था उसको हमने एनएरोबिक कंडीशन, कौन सी कंडीशन फ्रेंड्स याद रखना है आपसे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा कि जो पायरोलिसिस है, पायरोलिसिस के अंदर एनारोबिक कंडीशंस के अंदर रखा जाता है या एरोबिक। एनारोबिक और एरोबिक के अंदर क्या डिफरेंस है, एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एरोबिक में तो प्रेजेंस होती है एयर की, लेकिन अनएरोबिक में प्रेजेंस नहीं होती है एयर की, यानी एयर की क्या होती है, अब्सेंस होती है। टेम्परेचर है वो 430 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, तो उससे उसका चारकोल बना लिया जाता है या फिर फ्यूल गैस बना ली जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस बोलते हैं। ध्यान रहेगा पायरोलिसिस के अंदर एनारोबिक कंडीशंस में क्या किया जाता है, कचरे को जलाया जाता है और जिससे कि चारकोल, फ्यूल गैस आदि प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर है वो 430 सेंटीग्रेड रखा जाता है। अब हमारे पास आ जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, किस तरह से किया जाता है, ये सब कुछ हम आगे देखेंगे। ये फ्रेंड जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो किस तरह से होता है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है, जो जल्दी अपघटित हो सकती है, या फिर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसी तरह से उसका क्या करेंगे, उसका मैनेजमेंट करेंगे, जो अभी हमने डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट देखे थे उसी तरह से। ओके, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है 4R कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। 4R कंसेप्ट क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल एंड रीफ्यूज़। रिड्यूस यानी हम क्या करें, सिर्फ हमें ज़रूरत हो ना तभी हम किसी चीज़ का यूज करें, कम से कम यूज करें। रीयूज, दोबारा से उन्हीं चीज़ों का यूज करते रहें। रिसाइकल, जिन पदार्थों की रिसाइकलिंग हो सकती है, पुनः चक्रण होता है, उनको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाए। रिफ्यूज़ यानी जो मटेरियल हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है उनको हम क्या कर दें, रिफ्यूज़ कर दें। ठीक है, अब इसके जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसके अंदर जो हमने डिस्पोजल टेक्निक्स थी वो तो हमने पढ़ ली है, लेकिन कुछ यहाँ पर फैक्ट्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उससे फ़ायदे क्या क्या होंगे। पहले तो ये देखो, इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसा डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल, सतत विकास, टिकाऊ विकास की तरफ हम बढ़ेंगे। एनर्जी जनरेशन, इससे क्या की जाती है, एनर्जी जनरेट की जा सकती है। पब्लिक हाइजीन एंड हेल्थ, जो पब्लिक है उसकी हाइजीन और हेल्थ, साफ़ सफाई का और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा, किसके थ्रू, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू। अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमें याद रखना है। इंडिया प्रोड्यूस 277.1 मिलियन टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट एवरी ईयर। इंडिया के अंदर कितना जो सॉलिड वेस्ट है वो एक दिन में प्रोड्यूस होता है, कितना होता है फ्रेंड्स, 277.1 मिलियन टन।
याद रखना है जो इंडिया है वो पर ईयर 277.1 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, विच इज़ लाइकली टू टच 387.8 मिलियन टन इन 2030, जो कि 2030 तक 387.8 मिलियन टन होने वाला है और 2050 तक 543.3 मिलियन टन जो कचरा है वो हम एवरी ईयर प्रोड्यूस करने लगेंगे। ये आंकड़े बता रहे हैं। इंडिया की जो रैंक है वो 3rd रैंक है सॉलिड वेस्ट में। यूएस एंड बर्मुडा है वो टॉप करते हैं। इंडिया की 3rd रैंक है, आपको याद रखनी है सॉलिड वेस्ट के अंदर। इंडिया पर पर्सन कचरा 0.57 किलोग्राम, जो इंडिया है इंडिया के अंदर पर पर्सन जो कचरा है, पर पर्सन जो वेस्ट है वो कितनी है 0.57 किलोग्राम, जो कि 2050 तक कितनी हो जाएगी लगभग 900 ग्राम पर व्यक्ति। ये कुछ फैक्ट थे जो हमने देख लिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स ई वेस्ट क्या होती है। ई वेस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दैट आर अनवांटेड, नॉट वर्किंग एंड नियरिंग और एट द एंड ऑफ अदर यूजफुल लाइफ, कंप्यूटर्स, टीवी, वीसीआर एट्सेट्रा। देखिए फ्रेंड्स, ई वेस्ट क्या होती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो अब अनवांटेड है, यूजफुल नहीं है, वर्किंग नहीं है, जो हमारे लिए क्या बन चुके हैं, वेस्ट बन चुके हैं, उसको क्या कहते हैं, ई वेस्ट कहते हैं, ई कचरा कहते हैं। ई कचरा कोई भी बिजली या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे फेंक दिया गया है। कोई भी बिजली उपकरण या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसको फेंक दिया गया है उसको क्या कहा जाता है, ई वेस्ट कहा जाता है। जैसे कि कुछ घरेलू उपकरण जैसे कि हीटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। संचार एवं सूचना संबंधी जैसे कि सेल फोन है, हार्ड ड्राइव है। गृह मनोरंजन उपकरण डीवीडी, स्टेरियो, फैक्स मशीन जो ख़राब हो जाते हैं या हम जिनको यूज नहीं करते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ई वेस्ट के अंतर्गत। कार्यालय एंड चिकित्सा में यूज होने वाले तार और केबल, ठीक है, डायलिसिस मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक घरेलू सामान, स्मार्ट लाइट्स, घड़ियाँ, लैंप, रिमोट्स, जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं जो कि यूज़ में नहीं हैं, जो एज ए वेस्ट हैं, उनको क्या कहा जाता है, ई वेस्ट कहा जाता है। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट कोज एयर, वाटर एंड सोल पोल्यूशन। जो ई वेस्ट है वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो एयर पोल्यूशन हमने पढ़ा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सभी प्रकार के जो प्रदूषण है उनको क्या करती है, इंक्रीज करती है। कौन इंक्रीज करता है, ई वेस्ट इंक्रीज करता है। The electronic devices are manufactured using certain metals and elements like lead, beryllium, cadmium, plastic etc. क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो लेड, बेरिलियम, कैडमियम जैसी जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनका उपयोग करके बनाई जाती हैं। इफ़ ई वेस्ट इज़ नॉट डिस्पोज्ड इन प्रॉपर मैनर, अगर ई वेस्ट को प्रॉपर मैनर से डिस्पोज नहीं किया गया तो वो ह्यूमन्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, सभी के लिए क्या होगी, हानिकारक होगी। लेड मेटल, जो लेड मेटल है वो काफ़ी उपकरणों में यूज होते हैं जैसे कि लेड, बेरिलियम, कॉपर, तो उनके बारे में हम देखते हैं कि किस किस से क्या क्या नुकसान हो सकता है। लेड मेटल है वो किडनी को अफेक्ट कर सकता है, ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। जो लेड है जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज हुआ है और जिसको हमने ई वेस्ट के तौर पर फेंक दिया है तो उससे किडनी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बेरिलियम है, बेरिलियम से स्किन डिजीज होती है, एलर्जीज बढ़ जाती है। कॉपर है, कॉपर से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। कैडमियम से किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की, बोन्स की प्रॉब्लम होती है। तो जो मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है फ्रेंड्स, ज़रूरी है। ई वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। जो ई वेस्ट है उसका जो मैनेजमेंट है फ्रेंड्स, वही हमारा जो 3R वाला जो कंसेप्ट है, अभी हमने 4R वाला देखा था, लेकिन ई वेस्ट के लिए भी हम 3R कंसेप्ट का यूज करते हैं। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। रिड्यूस करना, ठीक है, रीयूज़ करना और रिसाइकल करना। ई वेस्ट मैनेजमेंट को हमें प्रॉपर वे में करना है तो 3R का फॉर्मूले का हमें यूज़ करना ही होगा। रिड्यूस,
इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को केवल आवश्यकता पड़ने पर ही खरीदें। जब हमें ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की तभी उनको खरीदें, ना कि हमें ज़रूरत ना होने पर भी हम ऐसे खरीद कर रख लेते हैं कि चलो ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ। नहीं, ऐसे नहीं खरीदना है, हमने तभी खरीदना है जब हमें क्या हो, ज़रूरत हो। और साथ में उनकी क्या करें, गुड मेंटेनेंस करें, उनका अच्छे से रख रखाव करें ताकि वो उनकी लाइफ को क्या कर सके, इंक्रीज़ कर सके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की। तो इससे क्या होगा, जो रिड्यूस वाला जो हमारा जो आर का जो कंसेप्ट है वो फॉलो करेगा। रीयूज, क्या करें, रीयूज करें। द प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको रीयूज करें। द प्रोसेस ऑफ रीसेलिंग ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एट लोअर प्राइस, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो कि जिसे हम यूज नहीं करना चाहते, तो उसको ये नहीं है कि हमें उसको फेंक देना है, उसका हमें क्या करना है, उसको लोअर प्राइस पर उसको दोबारा से सेल कर देना है। जैसे कि हमारे पास कोई फ़ोन है नोकिया का जो पहले चलते थे, लेकिन अब हम उनका यूज नहीं कर रहे, तो अब भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उनका यूज करते हैं, तो हमें लोअर प्राइस पर उनको बेच देना चाहिए। रिसाइकल, कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, और उनका इस तरह से रिसाइकल किया जाना चाहिए कि वो दोबारा से उन्हीं का हम यूज करते रहें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंसेप्ट ई वेस्ट का, ई वेस्ट मैनेजमेंट का, और इसी के साथ हमारी 3 यूनिट्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अभी 4th यूनिट्स है, उसका भी आज आपको एक वीडियो मिल जाएगी। कोशिश करूँगी 4-5 बजे से पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, जिसके अंदर हम 4th यूनिट को भी कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से हमने जो EVS का जो सिलेबस था उसको कंप्लीट कर दिया है। और हाँ फ्रेंड्स, यकीन मानिएगा, आप इस सिलेबस को बार बार से रिवाइज़ कर लीजिए, आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। और रही बात PDF की, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के देती हूँ जिसमें मैं आपको PDF के बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से मिलती हूँ किसी अदर प्रोडक्टिव वीडियो में।